माध्यम से पीओ में ऑफिस तक पहुंचाना है और आप हमें गाइडेंस कर दीजिए। प्लीज ओवर टू यू किशोर जी खरात। सबका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। सुनाई दे रहा है जयेश भाई? यस, वी कैन हियर यू। ओके, तो जयेश भाई, ये जैसे मुझे बताया गया था कि ये अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोग हैं और ज़्यादातर आपके बॉम्बे यार्न मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, और उसके अलावा और कोई भी अन्य इंडस्ट्रीज के लोग शायद ज्वाइन हो गए होंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप सबको मालूम है कि बहुत ही कठिन परिस्थिति से, खाली अपना इंडस्ट्री नहीं, अपना देश नहीं, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है बहुत कठिन परिस्थिति से जा रहा है। और इस दरमियान जो आपको कठिनाइयां आ रही हैं, हर एक को जो दिक्कतें आ रही है, ये मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजिंग टाइम है। मैंने तो अपने इस 60+ ईयर्स में ये पहली बार ऐसा दौर देखा है कि जिसमें काफी सारे फ्रंट्स पे हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको कुछ एड्रेस करने के इसमें चैलेंजिंग टाइम्स की मैं थोड़ी सी आपको बात करूंगा। उसके बाद मैं थोड़े से हमारे इकोनॉमी की बात करूंगा। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स ले लिए हैं इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए, और उसके बाद आज आपके जैसे इंडस्ट्रीज को क्या सपोर्ट की जरूरत हो सकती है और किस प्रकार से आप आपके इस चैलेंज से बाहर आ सकते हैं और आपके मुद्दे आप अपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के साथ किस प्रकार से रख सकते हैं। इतनी छोटी सी मैं जानकारी आप सबको, जो मेरे ओपिनियंस है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये ऑर्गेनाइज किया है जयेश भाई ने, और जयेश भाई पाठक जो है वो आप सबको मालूम है, आपके प्रेसिडेंट तो है ही, बट आर्बिट्रेशन में उनका काफी काम है ऑल ओवर इंडिया में। और जबकि ये स्ट्रेस सिचुएशन होती है, मेरे ख्याल से जयेश भाई जैसे काफी सारे लोगों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि हर एक आज अकाउंट हम अगर देखेंगे तो स्ट्रेस से गुजर रहा है। वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कितना भी बड़ा इंडस्ट्री हो, कितने भी बड़ी कैश रिच कंपनी हो, आज जिस सिचुएशन से हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हर एक आदमी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक यूनिट को, हर एक इंडस्ट्री को ये स्ट्रेस महसूस होता होगा। मेरा इनफैक्ट इंट्रोडक्शन कर दिया जयेश भाई से मेरे मित्र मनोज अग्रवाल ने। मनोज अग्रवाल और मैं पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। रादर जिस जिस बैंक में मैं रहा हूँ, फॉर्चुनेटली मनोज जी का अकाउंट वहीं पे था, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा है, ये जो फोरम है, आप अगर यहाँ पे आके कुछ बात करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों, 41 साल बैंकों में, 4 बैंकों में और काफी सारे पोजीशंस हैंडल करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सीनियर बैंकर, एज वेल एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जितने लोगों को मैं यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प करूंगा। और इसीलिए मैंने तुरंत ये आपका जो इन्विटेशन है एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, ऐसा है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में मैं अगर कुछ बातें करूं, मुझे मालूम है कि आप सबको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो अहम महत्व है हमारे इकोनॉमी में, इसको हम भूल नहीं सकते। आपकी इंडस्ट्री जो है, ये एक कोर इंडस्ट्री करके हमारे इंडिया में है। बहुत प्राचीन काल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे भारत देश में है, जबकि हम हिंदुस्तान की बात करते थे, अनडिवाइडेड हिंदुस्तान की, उससे भी पहले जब रोड से जब ट्रैवलिंग करते थे, उस जमाने से लेके ये टेक्सटाइल का बिजनेस हमारे कंट्री में बिफोर ब्रिटिशर्स कमिंग। और आज ये बिजनेस ऐसा है कि इट इज सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, और नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर। और इसीलिए हमारी इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा महत्व है, हमारे एक्सपोर्ट्स में भी आपके इंडस्ट्री का बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए इस इकोनॉमी को, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जिसमें सारे यार्न से लेके रेडीमेड गारमेंट तक के यूनिट्स मैं उसमें कंसिडर करूंगा,
लेकिन इसको रिवाइव करना, इसको जिंदा रखना और इसको बिजनेस में आगे बढ़ोतरी करना, ये सरकार की और रेगुलेटर्स की और बैंकर्स की सबकी जिम्मेदारी होगी। और मुझे जरूर विश्वास है कि इस दौर से हम बाहर निकलेंगे। हालांकि काफी सारे साइकिल्स होते हैं हर एक इंडस्ट्री के लाइफ में, जहां ऊपर नीचे तनाव चलते रहता है, लेकिन आज का जो दौर है ये कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसको हम बोल सकते हैं, इस कोरोना वायरस ने पूरी वर्ल्ड को लॉकडाउन किया है। हमारे इंडिया में ही खाली लॉकडाउन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, और जहां जहां ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब तरफ लॉकडाउन होने की वजह से काफी सारे बिजनेसेस ठप हैं। जो इसेंशियल बिजनेसेस हैं वही खाली चालू है, नॉन इसेंशियल बिजनेसेस बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी चल नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करें तो एक्चुअली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी सी अलग है। हमारा जो देश है ये बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी हमारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। हमारी जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो अलग है। हमारे इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स अलग है। हमारी इंडस्ट्रीज कभी भी कैश रिच इंडस्ट्रीज नहीं रही है। आज भी हमारी इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। और जब मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, इसमें सारे लोग आ गए जो बिल्कुल रोजमर्रा के बिजनेस करने वाले से लोग लेके बिल्कुल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। बट यहाँ पे ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं आज बिल्कुल ठप्प होके पड़ी है। हमारे देश में जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर चलता है उससे कई गुना ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम चलता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिस प्रकार से ये मार पड़ी है इस कोरोना वायरस की, इसका कभी कभी हमें अंदाजा भी नहीं होता है। और इसी का कारण ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप दूसरा ये देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस हैं या ज्यादा से ज्यादा डेली वेज वर्कर्स हैं। और इन लोगों को जो दिक्कतें आ रही है उसको भी आज उसमें से बाहर आना बहुत ही जरूरी है। आज आपने देखा है कि हमारे कंट्री में कितने सारे माइग्रेंट लेबरर जो थे, जैसे ही लॉकडाउन चालू हो गया 22 मार्च को एक दिन के लिए तो हमने एक जनता कर्फ्यू किया था। बट उसके बाद जब नेशनल लॉकडाउन चालू हो गया, माइग्रेंट्स के जो इश्यूज आ गए, उसके बाद से ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारे इकोनॉमी की, हमारे देश की, हमारे मिक्सअप सिटीजनशिप की, ये उभर के आने लगी। और गवर्नमेंट को हर एक फ्रंट पे उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों से सामना करना पड़ा। दोस्तों, हम अगर हमारी इकोनॉमी की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में हमारी इकोनॉमी में जरूर स्ट्रेस दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग रही है। हाल ही में जिस प्रकार से हमने देखा कि इन्फ्लेशन के ऊपर हमारे गवर्नमेंट ने काफी सारा काम किया। इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में है पिछले 4-5 साल से। जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती थी, डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर भी, जिसको हम फिस्कल कंट्रोल बोलते हैं, उसके ऊपर भी काफी सारा कंट्रोल होके फिस्कल डेफिसिट जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल में आया था। जीएसटी की वजह से काफी सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम होते थे, काफी सारे स्ट्रीमलाइनिंग हो गया था। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी सारे लोग शिफ्ट हो गए थे। पिछले साल मानसून भी काफी अच्छा हो गया था। इसके लिए हमारी इकोनॉमी का जो रूरल इकोनॉमी है वो इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी। और हम ये सोच रहे थे कि अब ये जो इकोनॉमी है ये अपवर्ड ट्रेंड लेगी। हर एक इकोनॉमिस्ट का यही कहना था कि अभी हमारे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे वापस मोर देन 6%, 7% जीडीपी ग्रोथ करना चालू करेगी। अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना वायरस का जो चैलेंज आ गया उसके बाद और लॉकडाउन करने के बाद इकोनॉमी बिल्कुल ही लॉक्ड अप हो गई। किसी के भी बिजनेस में कुछ भी नहीं हो रहा था। खाली इसेंशियल सर्विसेज, जिसमें हार्डली ये किराना या ग्रोसरी स्टोर्स हो या मेडिकल स्टोर्स हो और बैंक्स हो, ऐसे 3-4 खाली जो ये बिजनेसेस थे वही चालू है। बाकी सारे बिजनेसेस बंद होने के कारण ये पूरे कंट्री के इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया है। अब गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे तो गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने काफी पहले ही इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स ले लिए।
पूरा लॉकडाउन कर लिया, बिल्कुल जब हमारे 500 केसेस थे उसी समय लॉकडाउन कर लिया। इसकी वजह से आज हमारी स्थिति बाकी कंट्रीज की तुलना में काफी अच्छी है। भारत सरकार ने बिजनेसेस को कुछ सहूलियत देने के लिए कोई रेगुलेटरी मेजर्स भी ले लिए। उसके साथ साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी उन्होंने कोई निर्देश दिए होंगे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रोएक्टिवली काफी सारे स्टेप्स ले लिए कि जिसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं उस बिजनेसेस को हेल्प हो जाए। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर्स आने से पहले मैं एक 5 मिनट में आप लोगों के क्या दिक्कतें आने वाले हैं, बिकॉज ये तो अब जो भी आदमी वेबिनार पे आता है, जो भी स्पीकर आता है, ये सारे जो रियलिटीज है वो आपको एक्सप्लेन करता ही होगा। तो इसलिए ज्यादा रिपीट ना करते हुए एग्जैक्टली आप लोगों को क्या दिक्कतें आएगी या इंडस्ट्रीज को क्या दिक्कतें अब आने वाली हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा 2 मिनट में। दोस्तों, आपकी लॉकडाउन की वजह से पूरी बिजनेस साइकिल जो है वो टूट गई है, पूरा बिजनेस ब्रेक हो गया है। और ये बिजनेस साइकिल ब्रेक होने के बाद साथ ही साथ ये बिजनेस साइकिल एक्सटेंड भी हो गया है। ये सबसे पहला जो आपको इम्पैक्ट हो गया है वो इम्पैक्ट ये मेरे हिसाब से है। फिर आपके कैश फ्लोज जो हैं वो टोटली हॉल्ट हो गए हैं। तो कैश फ्लोज हॉल्ट होने से आपका सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपके एक्सपेंडिचर जो है, कैश इनफ्लो तो हॉल्ट हो गया, लेकिन कैश आउटफ्लो जो है वो आपका चालू है। आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं उसको आपको कंटिन्यू करना ही है। और ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स जो है वो इस प्रकार से, जैसे आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, आपके लेबर एक्सपेंसेस है, आपके लैंड एंड बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस हैं, ये सारे आप अवॉइड नहीं कर सकते। सरकार ने तो आप सब लोगों को एक अपील भी किया है कि जितना हो सके उतना जो एग्जिस्टिंग लेबर्स है उसी को कंटिन्यू रखो, किसी को भी अनएम्प्लॉयमेंट के इसमें धकेलना नहीं है, और हो सके तो सबकी सैलरी या सबकी इनकम जो है वो भी मेंटेन करना है। तो ये भी आपके सामने एक चैलेंज है कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो कंटिन्यू है। अब हुआ ये है कि जैसे मैंने बोला कि हर एक इंडस्ट्री, छोटा यूनिट हो या बड़ा यूनिट हो, जब ये बारोड फंड्स आपके पास होते हैं तो आपके पास जब कैश फ्लो कम है, ऑटोमेटिकली आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो कम हो जाती है। आप एक तरफ से आपके पास कैश फ्लो नहीं है, दूसरी तरफ से आपका फिक्स एक्सपेंडिचर चालू है, तो ये एक बर्डन सा क्रिएट हो जाता है। और सस्टेनेबल जो डेट होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप जो डेट सर्विसिंग है वो कर ही नहीं पाओगे। अब इसके साथ साथ खाली डेट्स ही नहीं है, जब बिजनेस चलता है तो आपके काफी सारे मेंबर्स ने, मित्रों ने शायद एलसीज भी इशू की होगी, वो एलसीज भी ड्यू हो गई होगी अभी इस दौरान, लेकिन आपके पास कोई कैश फ्लो नहीं है वो एलसीज रिटायर करने की। आपके बिहाफ पे बैंक ने कई बैंक गारंटीज भी दे दी होगी, वो बैंक गारंटीज भी रिटायर करने के लिए, या बैंक गारंटीज ऑर्डर नहीं हो रहे तो इसको इन्वोकेशन के चांसेस बढ़ गए होंगे। ये सारी जो दिक्कतें हैं, इसके हिसाब से आपका अकाउंट अगर पहले भी स्ट्रेस में नहीं होगा तो भी अभी स्ट्रेस में आएगा। और जो अकाउंट बिल्कुल स्टैंडर्ड थे, आप लोग हमेशा मैक्सिमम अकाउंट स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करते हैं, जो अकाउंट स्टैंडर्ड्स थे उस अकाउंट्स में आज हम ये देखते हैं कि वो अकाउंट SMA 1 हो जाएगा, या जो अकाउंट SMA 1 था वो अकाउंट SMA 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अकाउंट SMA 2 में था वो एकदम NPA के कगार पे जाके खड़ा हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम है कि एक बार अकाउंट NPA हो गया, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट NPA होने के बाद, मेरे हिसाब से आज के बैंकिंग इंडस्ट्री के रवैये को देखते हुए NPA अकाउंट तुरंत ही एक अनटचेबल हो जाता है। और जैसे ही अकाउंट NPA हो गया, वो अकाउंट अपने आप एक डेथ नेल पे चला जाता है। कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे आके उसको हैंडहोल्ड नहीं करती है। मुझे याद है जब हम यंग थे, अभी ये मैं पिछले
5-10 साल में ये थोड़ी सी बैंकर्स में जो बदलाव आया है उनके मेंटालिटी में। लेकिन जब मैं जूनियर ऑफिसर था, क्रेडिट ऑफिसर था, मुझे आज भी याद है कि अगर कोई अकाउंट एनपीए हो रहा है तो हम ये सोचते थे कि इसको हैंड होल्डिंग करके इसको कैसे एनपीए से बचाया जाए। हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर हुआ करता था कि अकाउंट एनपीए ना हो जाए। वैसे ही बैंकर्स के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता हुआ करता था कि एनपीए अकाउंट को कैसे एनपीए से बचाए। लेकिन जिस प्रकार से आज बैंकर्स इंडिफरेंट एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, और उसके लिए भी काफी सारे कारण हैं। आप सब लोगों को भी वो सारे कारण मालूम है कि सडनली ये बैंकर्स का एटीट्यूड ऐसे इंडिफरेंट क्यों हो गया। जो बैंकर्स, जिस बैंकर्स ने ये पूरी आज कंट्री की डेवलपमेंट आप अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से 90% ऑफ आवर बिजनेसेस आर टुडे डिपेंडेंट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आज यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की सेटअप हो, बड़े बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया हो, बड़े जैसे रोड्स हो, ब्रिजेस हो, पावर हो, ये सारा जो सेटअप हो गया है कंट्री की डेवलपमेंट आप अगर मानोगे, जैसे ब्रिटिश यहाँ से निकल गया और उसके बाद की डेवलपमेंट आप अगर देखोगे पिछले 70 साल में, तो उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री का या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम ये कंट्री को पूरा खड़ा कर सके। लेकिन वही इंडस्ट्री आज लड़खड़ा रही है, वही इंडस्ट्री आज आपको सपोर्ट करने के पोजीशन में नहीं है। तो उसकी दिक्कतें क्या है कि हम जब सोचते हैं, आज हमारे पास एक दो ही सपोर्ट के लिए हम दो ही लोगों की तरफ देख सकते हैं, या तो हमारा बैंकर या तो फिर सरकार। तो किस प्रकार से हम उसमें जाएं वो भी हम देखेंगे। तो मेरा कहना यह था कि आज ये कोविड की वजह से आप लोगों को जो फाइनेंशियल फ्रंट पे जो दिक्कतें आ रही है वो ज्यादा डरावनी है, लेकिन आपको कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी आने वाली है, और ये टेक्निकल दिक्कतें बिजनेस साइड पे होगी, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है एज अ बैंकर, उस हिसाब से जितने मैंने इंडस्ट्रीज देखी है अलग अलग प्रकार के, सबसे बड़ी आपको दिक्कत ये आने वाली है कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है इसको रीस्टार्ट करना। इनफैक्ट आपने बहुत मैसेजेस पढ़े होंगे व्हाट्सएप पे, आजकल व्हाट्सएप सबसे बड़ा ज्ञानी इंस्ट्रूमेंट है, कि ऐसा लग रहा है कि नेचर ने पूरी लाइफ का ही रीसेट बटन दबा दिया है और हमारी पूरी जो लाइफ है ये अभी रीसेट मोड पे चल रही है। आपकी इंडस्ट्रीज को भी पूरा रीसेट करना पड़ेगा, पूरा रीस्टार्टिंग करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज बंद होके पड़ी है उसको रीस्टार्ट करना, इसका मतलब आप जब आपके शटर्स ओपन करोगे, आप अगर रिटेलर है तो आपके काउंटर्स की क्या हालत होगी, आपके स्टॉक की क्या हालत होगी, आप अगर आपकी इंडस्ट्री चल रही है तो उसके मशीनरी की क्या हालत होगी, उसके इलेक्ट्रिकल सप्लाईज की क्या हालत है, चल रही है नहीं चल रही है, मशीनरी को री ओवरहॉलिंग करना है, वापस कैसे उसको चालू करना है। फिर आपके पास एम्प्लॉयज है नहीं है, आप अगर वो माइग्रेंट एम्प्लॉयज आपके आपके भी अगर चले गए हैं तो उनको वापस लाना। आज ये लोग सबसे डरे हुए लोग हैं, जो भी यहाँ से चल के वापस अपने गांव गए हैं, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हजार हजार किलोमीटर लोग वापस चले गए हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस देना कि भैया ये वापस हम उसी तरह से अपनी इंडस्ट्री चला सकती है। उनको एक प्रकार का एक गारंटी देना है कि भाई आपकी जो सोशल लाइफ है वो सेट हो सकती है, उनके इनकम लेवल की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, उनके हेल्थ की, सबकी हम जब गारंटी दे देंगे वो लोग धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरा ये है कि आपके बिजनेसेस, जैसे मैंने बोला कि एक बिजनेस साइकिल ब्रेक हो गई है, उसको वापस कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को शायद टाइम लगेगा। तो एक तरफ से आपके इनपुट्स कम होंगे, आपकी सप्लाई चेन ब्रोकन हो गई है। दूसरी तरफ से आपके एम्प्लॉयज आपके अगर पूरे के पूरे अवेलेबल नहीं है। तीसरी तरफ आपके जो बायर्स है उनके तरफ भी ये दिक्कतें आई है, तो उनके तरफ भी सेट राइट होने के लिए टाइम लगेगा। और इसके दौरान आपके पास जितना फंडिंग अवेलेबल है टू रीस्टार्ट द बिजनेस, इस फंडिंग में आपको अगर बिजनेस रीस्टार्ट करना है तो शायद आप 10% कैपेसिटी चालू करेंगे, 15 से करेंगे, 25 करेंगे, 40% करेंगे, तो आपका बिजनेस वापस जिस लेवल पे था उस लेवल पे आने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। ये मेरी खुद की कैलकुलेशन है। इसके बीच 2 महीने के बाद
हमें मानसून का भी सामना करना है। हमारे कंट्री में मानसून प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त भी मानसून अच्छा होगा, लेकिन जब भी मानसून अगर अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया, तो इसका मतलब बॉम्बे जैसे प्लेस में जहां काफी सारे टेक्सटाइल कॉन्सेंट्रेटेड हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स, ये दिक्कतें ज्यादा आती है मानसून टाइम में। तो ये डिसरप्शन मानसून का जो होगा, ऑल ओवर इंडिया होगा ये डिसरप्शन, उसकी वजह से भी एक 2-3 महीने का जो लैग आ जाएगा हमारे बिजनेस साइकिल को वापस अपनी जगह लाने के लिए, वो भी अगर हम कैलकुलेट करें तो सितंबर या अक्टूबर से पहले या दिवाली तक शायद हमें नॉर्मल सी की उम्मीद है, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो हमें अगर अक्टूबर नवंबर तक हमें अपने बिजनेसेस को सेटराइट करना है, तो फिर हमारे सपोर्ट सिस्टम क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या उसके ऊपर स्टेप्स इनिशिएट करने चाहिए। हमारी सपोर्ट सिस्टम, जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम हमारी क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। हमारी दूसरी सपोर्ट इंडस्ट्री सपोर्ट की हम उम्मीद किससे कर सकते हैं, तो हमारे गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट में क्या इनिशिएटिव लिया है। फिर हमारे रेगुलेटर्स है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या सेबी हो या और कोई अन्य जैसे इंश्योरेंस के इरडा हो, तो ये लोगों ने क्या डिसीजंस ले रहे हैं बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए। म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है, एनबीएफसी की जो रेगुलेटर्स है, वो क्या निर्णय ले रहे हैं। ये सारे हमारे सपोर्ट सिस्टम्स अगर ठीक से हमें सहयोग दे, तो मेरे ख्याल से हम वापस आ सकते हैं। हम सरकार की बात करें तो सरकार ने काफी सारे इनिशिएटिव्स तुरंत ले लिए हैं। जैसे हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने बैक टू बैक 2 वीक में 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप लोगों को, एक पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने क्या किया था कि भाई रेगुलेटरी जितने भी आपके दिक्कतें आएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो सबमिशंस वगैरह करने होंगे, फॉर्म सबमिशन करने होंगे, जीएसटी सबमिशंस करने होंगे, उसके लिए काफी पीरियड जो है वो डिफर कर दिया, तो वो प्रेशर आपके सर के ऊपर से चला गया। फिर उन्होंने दूसरा एक मेजर ले लिया था सरकार ने कि जितने भी गरीब लोग हैं, छोटे उद्योजक हैं या माइग्रेंट लेबरर्स है या पुअर लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, विडोज हैं, ये सब लोगों के लिए उन्होंने जो कैश इंसेंटिव्स दे दिए, उसकी वजह से भी आज वो थोड़ा सा सेटलमेंट लाने की कोशिश की। उसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये आप एग्जिस्टिंग पीरियड जो है, उस पीरियड को मद्देनजर रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप सब लोगों के लिए एक 3 महीने का डिफरमेंट कर दिया, जिसमें वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट और आपके लोन इंस्टॉलमेंट्स है वो डिफर कर दिए। वो डिफर करने के साथ साथ लास्ट जो मेजर ले लिया उन्होंने 27 ऑफ अभी लास्ट वीक में, डेट शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लास्ट वीक में जो मेजर ले लिया हमारे गवर्नर साहब ने, उसमें उन्होंने जो अकाउंट एनपीए होने वाले थे, खाली डिफरमेंट से काम नहीं चल रहा था, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन जो आईरैक नॉर्म्स होते हैं, वो आईरैक नॉर्म्स भी उन्होंने थोड़े से टिंकर कर दिए हैं। और अब उन्होंने ये बोला है कि भाई जो भी अकाउंट इस दौरान अगले 90 डेज में अगर एनपीए हो रहा है तो उसको 90 डेज के लिए आगे किया जाएगा। तो इसका मतलब इफेक्टिवली आप अगर देखोगे तो 3 महीने का मोरेटोरियम डिफरमेंट की वजह से और 3 महीने का आगे का 3 महीने का डिफरमेंट हो गया आपका जो एसेट क्लासिफिकेशन का रिकॉग्निशन के लिए। तो इसलिए 180 दिन का मेरे हिसाब से एसेट क्लासिफिकेशन आपके अकाउंट एनपीए होने से 180 दिन के लिए तो डिफर हो सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने काफी सारी लिक्विडिटी जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज को अवेलेबल करके दे दी। उस लिक्विडिटी की हम अगर बात करेंगे तो पिछले जो मेजर्स थे और अभी के फिलहाल जो मेजर्स बैंकिंग इंडस्ट्री रिजर्व बैंक ने ले लिए हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक ने कम से कम 6 से 7 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी ये बैंकिंग इंडस्ट्री में अवेलेबल करके दी थी। तो मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी सारे मेजर्स अब तक तो ले लिए हैं। आप सब लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, गवर्नर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कहा था कि ये मेजर जो लिए हैं ये इतने ही फाइनल नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस का सिचुएशन देखते हुए
इससे आगे भी जितने भी मेजर लेने पड़ेंगे, दे विल बी प्रिपेयर्ड टू डू दैट। तो ये एक कॉन्फिडेंस उन्होंने दे दिया है कि जो आपकी दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों को सामना करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हम सब लोग बिल्कुल निश्चिंत होनी चाहिए कि हमारे रेगुलेटर जो है और सरकार जो है वो हमारे साथ साथ ये चैलेंजेस जो है, चैलेंजिंग पीरियड में हमारे साथ में खड़ी है। अब हमारा जो अहम सपोर्ट सिस्टम है, जिसको हम बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री की हम लोग बात करेंगे, तो चूंकि मैंने 4 दशकों में बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में काम किया है, तो बहुत नजदीकी से, आप जैसे टेक्सटाइल में आपके बहुत सारे दिग्गज है, जयेश भाई जैसे लोग हैं जिन्होंने टेक्सटाइल पिछले अपना जीवन दे दिया होगा, काफी सारे लोगों ने टेक्सटाइल में, उस प्रकार से हमने बैंकिंग बहुत नजदीकी से देखा है। लेकिन पिछले एक 5-6 साल की अगर मैं बात करूं, तो मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ये बैंकिंग इंडस्ट्री गुजर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार से एनपीएज हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में बढ़ते गए, हालांकि एनपीएज बढ़ने के कारण और अलग अलग थे, एक ही कोई कारण नहीं हो सकता है उसका, लेकिन हम उस कारणों में न जाते हुए हम अगर ये देखें कि जिस प्रकार से एनपीएज बढ़ने के बाद बैंकों की फाइनेंशियल सिचुएशन वीक हो गई, उनका कैपिटल डिप्लीशन हो गया। काफी सारे बैंक्स, 11 बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल दिया। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर आने के लिए उनको कैपिटल रिकैपिटलाइजेशन कर दिया, उनको लेंडिंग के लिए भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए थे। इसका परिणाम ये हो गया था कि काफी सारा स्लो डाउन हो गया था। जो बैंक्स में काम करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम कम हो गई थी। डिसीजन मेकिंग में जो कॉन्फिडेंस चाहिए उनको, वो हिल गया है। आज के दिन में कोई भी बैंकर्स डिसीजन लेने के लिए थोड़ा कतराता है, क्योंकि हमने ये भी दौर देखा है कि जितने भी डिसीजन बैंकर्स ने लिए होंगे, बैंकर जब भी डिसीजन लेता है आज के दिन में लेता है, आज के सिचुएशन पे लेता है और फ्यूचरिस्ट रिव्यू पे लेता है। लेकिन अगर वो फ्यूचरिस्ट सिचुएशन जिसके बेसिस पे बैंकर ने डिसीजन ले लिया है, वो अगर ठीक से नहीं हो पाई तो डिसीजन गलत हो जाता है। लेकिन जब इस बैंकर्स के डिसीजंस जब क्वेश्चन होने लगे और बैंकर्स को जब अकाउंटेबल ठहराने लगे लोग, तो फिर बैंकर्स थोड़ा सा डिसीजन लेने में कतराने लगे। तो एक तरफ से उनको वो अकाउंटेबिलिटी की स्वाड उनके सर के ऊपर मंडराती रहती है, दूसरी तरफ से बैंकों की हालात भी ऐसी नहीं कि आपको लेंडिंग कर दे, तीसरी तरफ सरकार भी उनको रिकैपिटलाइजेशन कर करके अभी थोड़ी सी परेशानी में लग रही है कि भाई कितना इसको रिकैपिटलाइजेशन करें। हम सारे बैंकों के शेयर्स की अगर बात करेंगे, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग होते हैं, आप देखोगे कि उसकी बुक वैल्यू टू एक्चुअली ट्रेडिंग प्राइस जो है, उसमें काफी अंतर हो गया है। कोई बैंक तो बिल्कुल 0.25 बुक वैल्यू अगर 1 रुपया है तो 25 पैसे में उसका लिस्टिंग चालू है। ऐसे हालात में बैंकों को कैपिटल रेज करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और इससे थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि बाहर आने के लिए सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करा दिए, मर्जर करा दिया बैंकों का। 5 सब्सिडीज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज करा दी। 11 बाकी 8 बैंक्स जो है वो मर्ज करा दिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 4-5 बड़े बड़े बैंकों में। तो बिफोर कोरोना वायरस हमारे जो बैंकर्स थे वो ये एनपीए की सिचुएशन और उसके साथ साथ ये मर्जर्स जो है, क्योंकि मर्जर आप कितना भी कहें, मर्जर में आपको काफी सारी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और एनर्जी भी चली जाती है। इसके दौरान इनके फाइनेंशियल पोजीशंस भी वीक थे। इसका परिणाम आप अगर देखोगे तो लास्ट जो रिजर्व बैंक का रिपोर्ट आया था उसमें ये लिखा था कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 6.1% है। दोस्तों, ये सबसे लोएस्ट, पिछले कुछ दशकों का लोएस्ट ग्रोथ रेट मैं समझूंगा। और दूसरा, हम अगर ये देखें कि बैंकों का एवरेज अर्निंग आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8.35 है, जिसको यील्ड ऑन एडवांसेस हम बोलते हैं, 8.35 अगर बैंक्स कमा रहे हैं और 6.1% का क्रेडिट ग्रोथ है, तो मेरे हिसाब से ये निगेटिव क्रेडिट ग्रोथ है। अब एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है, दूसरी तरफ हमारे बैंकर जो है उनकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गई है, वो
लिक्विडिटी के साथ साथ उनकी खुद की फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो बड़े बड़े डिप्लॉयमेंट करे। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है बैंकिंग वाला, इसको साथ ही साथ ठीक करना, इसके ऊपर भी सरकार ने फोकस देना चाहिए। और मेरे हिसाब से सरकार उसके ऊपर भी फोकस दे रही है, उसके ऊपर भी कुछ कदम साथ ही साथ उठा रही है। तो हम जब इन बैंकों के पास जाएंगे अभी, क्योंकि एक तरफ हम भी घायल हो चुके हैं, दूसरी तरफ हमारी सपोर्ट सिस्टम जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, इसमें भाई एनबीएफसी की भी उतनी ही अहम भूमिका है इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। और एनबीएफसी भी सेक्टर जो है वो भी उतना ही कठिन परिस्थिति से जा रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी एनबीएफसी और बैंकिंग दोनों भी घायल हो चुके हैं, और इसका परिणाम हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एडवर्स हो रहा है। तो एक तरफ से हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है इकोनॉमी के ग्रोथ के, लेकिन जो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है जो ड्राइव करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो थोड़े से वीक हो गए। और सरकार और रेगुलेटर जो है उसका प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जब हम वापस बिजनेस में आ जाएंगे, जैसे जैसे ग्रेजुअली हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इन लोगों की भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी और हमें जो सपोर्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। दोस्तों, अब आप सब लोग उत्सुक होंगे ये जानने के लिए, चलो भाई ये तो सब हो गया, लेकिन हम जिस परिस्थिति में आज हैं, इस परिस्थिति से हम बाहर कैसे आए। जैसे हमने बोला कि हमको बिजनेस अगर रीस्टार्ट करना है, जीरो से वापस वो 100% कैपेसिटी पे जाना है, तो आज हमारे साथ, जैसे मैंने दिक्कतें बोली आपको, आपकी फाइनेंशियल चैलेंजेस अलग है, आपके टेक्निकल चैलेंजेस अलग हैं। टेक्निकल चैलेंजेस तो चलो आप, वो आपके ऊपर है, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिकनेक्ट ऑल द डॉट्स। पूरी आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी जो सिस्टम प्रोसीजर है, आप सेटराइट कर दोगे उसको। फाइनेंशियल जो है वो आपको बैंक से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम बैंक के पास किस प्रकार का फाइनेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर रेगुलेटर ने बैंकों को काफी सारा लिक्विडिटी दे दिया है, तो मेरे हिसाब से बैंक्स विल बी इन अ पोजीशन टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज। बैंक की फाइनेंशियल भी सुधरने के साथ साथ जो प्रयास हो जाएगा, उसके साथ भी बैंक को थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो आज की जो सिचुएशन है कि जब हमारा कैश फ्लो ड्राई ऑफ हो गया है, हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, हमें प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस दोबारा जब हम रीस्टार्ट करेंगे, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे। तो इस सारे का आप अगर देखोगे, अच्छा दूसरा, जब आपके बिजनेसेस चालू थे, कैश फ्लो चालू था, तो आपका वर्किंग कैपिटल जो था वो ठीक तरीके से चलता होगा। काफी सारे इंडस्ट्रीज को वर्किंग कैपिटल की भी शॉर्टेज होगी। अब जो इंडस्ट्री बंद होने के वजह से सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट अगर किसी पे हुआ है आपके फैसिलिटीज में, तो मेरे हिसाब से वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज में है। अब जब मैं वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी की बात करता हूँ, तो उसमें फंड बेस्ड एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड दोनों प्रकार के वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज इम्पैक्ट हो गई है, एडवर्सली इम्पैक्ट हो गई होगी। आपका वर्किंग कैपिटल टोटली डिप्लीट हो गया होगा। आपके जितने भी स्टॉक्स हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो स्टॉक है आपके पास जो करंट एसेट में पड़ा हुआ है, वो उतना ही अच्छे क्वालिटी का रहा होगा कि जो आप बंद करने से पहले था। तो डिप्लीशन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक also is going to eat up your working capital. आपके जो रिसीवेबल्स थे, जो अगेन ऑन करंट एसेट्स में आपके दिखाई दे रहे थे, वो भी काफी सारे रिसीवेबल जो है आपके शायद डाउटफुल कैटेगरी में चले जाएंगे, डाउटफुल रिसीवेबल्स में, और शायद कुछ आपको राइट ऑफ भी करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से भी आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो डिप्लीट हो जाएगा। तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट विल बी योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज। आप अगर एग्री करते हैं, तो आपको सबसे अहम बात जो आपके बैंकर्स को भी ये आपको समझानी पड़ेगी और उनको कन्विंस होना पड़ेगा, और आपसे ज्यादा बैंकर्स जानते हैं कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको दोबारा रीअसेस करनी पड़ेगी, आपको और बैंक को, क्योंकि आपका बिजनेस साइकिल जो है वो एक्सपांड हो गया है। आपका समझो पहले बिजनेस साइकिल 90 डेज का था, और आपको 100 करोड़ का आपका टर्नओवर था, और 90 डेज का बिजनेस साइकिल है, तो बैंक के हिसाब से थंब रूल होगा कि आपका वर्किंग कैपिटल होगा 25 करोड़ का। और वही आपका रिसाइकल, बिजनेस रिसाइकल आपका अगर 180 दिन का हो गया है,
डबल हो गया आपका बिजनेस साइकिल, तो इसका मतलब अब आपको 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने के लिए 25 करोड़ की जगह आपको 50 करोड़ लगेगा, क्योंकि आपकी बिजनेस साइकिल बढ़ गई है। और इसमें कोई ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल अर्थमेटिक है, और इसके ऊपर कोई कन्विंसिंग की भी जरूरत नहीं है। जब सारे बैंक जब अपना वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट आपके बिजनेस साइकिल के ऊपर करते हैं, और बिजनेस साइकिल ही जब चेंज हो गया है, बढ़ गया है, तो आपको वर्किंग कैपिटल बढ़ा के देना बैंकों की जिम्मेदारी होगी। और आपको अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल नहीं मिला तो आपका बिजनेस सफर हो जाएगा। आपका बिजनेस अगर सफर हो गया तो बाकी सारे आपके डेट ऑब्लिगेशन जो है, चाहे वो टर्म लोन होगा, चाहे वो एनसीडीज होगा, चाहे वो कमर्शियल पेपर होगा, या अन्य किसी प्रकार से आपने अगर फंड्स रेज किए होंगे, तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो एक तरफ से आपको ये वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, दूसरी तरफ से आपको कोई आपके फिक्स एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपका कैश फ्लो ड्राई आउट हो गया है, और ये कैश फ्लो रिस्टोर होने के लिए कम से कम 6 महीने की जरूरत है। तो ये 6 महीने में आपको जो फिक्स एक्सपेंडिचर है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ेगी, और वो लॉन्ग टर्म लोन आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा लॉन्ग टर्म जो मेरा फिक्स एक्सपेंडिचर जो है, चाहे वो आपके एम्प्लॉय की कॉस्ट हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, आपके और कुछ अन्य कॉस्ट हो, उस कॉस्ट को अगर सर्विसिंग करना है तो कम से कम 6 महीने का आपको अगर ब्रीदिंग टाइम मिल गया, तो उसके लिए वो 6 महीने का आपको लॉन्ग टर्म से अगर किसी बैंक ने आपको फाइनेंस कर दिया, तो मेरे ख्याल से दैट विल टेक केयर ऑफ योर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर एज वेल एज वेरिएबल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब आप बिल्कुल आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आप अगर लोअर कैपेसिटी पे आप जब ऑपरेट करने जा रहे हो, और वो लोअर कैपेसिटी आपकी, जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपका बिजनेस वापस रिस्टोर होने के लिए आप मान के चलो आपको 9 मंथ से 12 मंथ्स की पीरियड को सामना करना है, और इस 9 मंथ से 12 मंथ के पीरियड तक सामना करने के लिए जितना भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, जितना भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट लगेगा, ये फाइनेंशियल सपोर्ट वर्कआउट करके आपको बैंकर्स के सामने रखना है। अब बैंकर्स को भी वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो इंडिविजुअल यूनिट्स को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। सरकार का फोकस रहेगा इकोनॉमी रिवाइव करने में, लेकिन ये इकोनॉमी के जो ड्राइवर्स है वो आप लोग हैं, आपके अकाउंट्स है, और आप लोगों को अगर बैंक ने स्ट्रेंथन नहीं कर दिया तो हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत डाउटफुल हो जाएगी। और ये इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए और एक चीज है कि जब आप, मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि आपको कम से कम 9 महीने से 1 साल लगेगा, और दूसरी तरफ से आपको एडिशनल बर्डन है ये लोन का, तो ये इंक्रीमेंटल लोन जो है, आपकी कैपेसिटी एक तरफ से जो रिपेमेंट की है वो कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ से आपकी लोन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी लोन सर्विसिंग कैपेसिटी जो है वो और भी वीक हो जाएगी। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों रिक्वायर्ड है। आपको फंडिंग की बहुत जरूरी है। विदाउट फंडिंग मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे कि जो अपने घर से जो जेवरात वगैरह बेच के अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, वो भी कम पड़ेगा। लेकिन आपको एडिशनल फंडिंग की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, और वो एडिशनल फंडिंग आप अगर सर्विस नहीं कर पा रहे तो आपके अकाउंट्स फिर वही स्ट्रेस हो जाएंगे, एनपी हो जाएंगे। इससे बचने के लिए हम एक सुझाव रख सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने कि ये जो एडिशनल लोन मिलेगा आपको, चाहे वो वर्किंग कैपिटल से हो या चाहे ये टर्म लोन से हो, इसके लिए कम से कम 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड लगना पड़ेगा। ये जब मोरेटोरियम पीरियड की हम जब बात करेंगे तो मेरे हिसाब से हमारा वर्किंग कैपिटल के ऊपर का प्रेशर कम करने के लिए इसका इंटरेस्ट जो है वर्किंग कैपिटल का, उसको कम से कम 1 साल का मोरेटोरियम देना चाहिए, ताकि आप जो भी आपका कैश फ्लो आएगा वो इंटरेस्ट एप्लीकेशन और रिकवरी में चला ना जाए, वो आपको रिसाइकल के लिए, बिजनेस रिसाइकलिंग के लिए उसको यूटिलाइज लाना पड़ेगा। आपके जो टर्म लोन्स हैं वो टर्म लोन्स आप बिल्कुल ही नए एग्जिस्टिंग टर्म लोन्स प्लस इंक्रीमेंटल टर्म लोन, उसको अगर आपको रिपेमेंट करना है तो 1 साल
उसका भी सारा मोरेटोरियम हम जब ले लेंगे तो ये डिफरमेंट हो जाएगा, रीफेजमेंट करना पड़ेगा। आज के दिन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आपने शायद देखा होगा, एक 12 फरवरी का सर्कुलर आया था। उस वक्त के जो गवर्नर साहब थे उर्जित पटेल साहब ने सारे रिजोल्यूशंस कैंसिल कर दिए थे, और उसकी वजह से भी काफी बैंकों को दिक्कत आ रही थी कि स्टेट रिजोल्यूशन करने का। अब हमें वो सारी चीजें देखने के लिए वक्त भी नहीं है, टाइम भी नहीं है और पर्पस भी नहीं है। अब हमको जरूरी है ये सारा रीफेजमेंट करने का, और उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये रीफेजमेंट जो है ये अगर मोस्ट इसेंशियल पार्ट है तो इसको करना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो ये रीफेजमेंट हो जाएगा। आपका मोरेटोरियम अगर आपको दे दिया एडिशनल फंडिंग के साथ साथ, तो मेरे ख्याल से आपका जो ब्रीदिंग लाइन जो है आपके बिजनेसेस का, वो कंटिन्यू चालू हो जाएगा, ओवरऑलिंग हो जाएगा। अगले 2 साल में आप बिल्कुल अपने वापस स्ट्रेंथ पे आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो फ्यूचर जो है पूरे वर्ल्ड का, ये फ्यूचर नहीं खत्म हो गया है। ये तो हमने खाली रीसेट बटन दबाया है, और रीसेट बटन दबाने के बाद जो फ्यूचर आने वाला जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा फ्यूचर है। ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, मुझे बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि जितनी भी डिमांड्स पहले थी वो डिमांड्स वापस रिस्टोर होने वाली है। जितने भी हमने, अभी आप अगर देखोगे तो हमारे सामने इस दौरान एक अच्छी चीज आ गई है कि हमें इसेंशियल क्या है और नॉन इसेंशियल क्या है, ये चीजों का ये कोरोना ने बहुत अच्छी तरह के समझा के दिया है। आज हम घरों में बैठ के जितनी इसेंशियल चीजें वही कर रहे हैं। कल जब आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये एक इसेंशियल चीजें में आती है कि हम हमेशा से क्या चाहिए ह्यूमन बीइंग को, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपका तो कपड़ा है और वो हमेशा इसेंशियल्स में रहेगा। आज के शॉर्ट टर्म में नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइफ में हमेशा इसेंशियल में आने वाला ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को जो डिमांड बाद में भी रहेगी, डोमेस्टिक डिमांड होगी, एक्सपोर्ट डिमांड होगी। आपका एक्सपोर्ट्स में काफी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया की जो थी वो शायद 2024-25 में 325 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में आने वाली है, आ सकती थी और भी आ जाएगी। तो अगला जो 2 साल के बाद का जो आपका पीरियड है, ये तो चलो 1 साल स्टेबलाइजेशन में हो गया, 1 साल आपको फिर एक स्ट्रेंथ मिलने के लिए मिल गया, लेकिन 1 साल के बाद का ही जो आपका पीरियड चालू हो जाएगा वो काफी अच्छा पीरियड आने वाला है। अच्छा बिजनेसेस आपको मिलने वाले हैं, आपके बिजनेसेस काफी रीसेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो सीख दी है कोरोना ने कि नॉन इसेंशियल जो चीजें है उसके ऊपर के खर्चे कम करने की, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो और भी बढ़ जाएगी। तो ये इसके दौरान ये जो हैंड होल्डिंग की जरूरत है, ये हैंड होल्डिंग आपको सबको, आपको इंडस्ट्री को मिलके, जयेश भाई आपके रिप्रेजेंटेटिव है, जयेश भाई जैसे लोगों ने आपके जो 5-10 लोग होके, आप हर एक इंडस्ट्री के जो मुखिया होते हैं या लीडर्स होते हैं, उन्होंने बैठ के अपने अपने इंडस्ट्री के ये इश्यू जो है वो बैंकों के सामने रखना बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई भी एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत हो, मेरे जैसे काफी सारे बैंकर्स, सीजन बैंकर्स आज मेरे जैसे रिटायर्ड लोग भी काफी सारे जिन्होंने जिंदगी अपनी बैंकिंग के लिए दी थी, जिन्होंने आप लोगों को बिल्कुल छोटे से एकदम बड़े इंडस्ट्रीज होते हुए देखा है, ये सारे लोग आपको हेल्प करेंगे। मेरी जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपको सदैव, कोई भी बारोर हो, छोटा बारोर हो, बड़ा बारोर हो, उसके लिए मैं, अगर मेरा जो बचा हुआ लाइफ है वो अगर काम में आ जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट दोस्तों, इस कोरोना के बाद जो हमारी लाइफ जो रीसेट होने वाली है, काफी सारे सीखों से रीसेट होने वाली है। हमारा बिजनेस जो रीसेट होने वाला है, काफी सारे लेसन्स के बाद हम रीसेट होने वाले हैं। मेरी आपको एक ही गुजारिश होगी कि इसके बाद जबकि हम सारे एक दूसरे का सहारा लेके ये रीएस्टेब्लिश करने की जब हम कोशिश करेंगे, उसमें हम हमारे बैंकों से हेल्प ले लेंगे, उसमें हमारे रेगुलेटर से हेल्प लेंगे, गवर्नमेंट से हेल्प लेंगे, हम अपने फैमिली से हेल्प लेंगे। तो सबसे ज्यादा अहम बात आप लोगों को जो इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी वो है ट्रांसपेरेंसी और सिंसियरिटी इन द बिजनेस। जो कोरोना ने हमको जो
लेसन्स दिए हैं उसमें से कुछ सीखने वाली बात है। इसके बाद जब आप वापस बिजनेस रीसेट करोगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप अगर मेंटेन करोगे, फंड्स फालतू में इधर उधर डाइवर्ट नहीं करोगे, इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लोगे, जो भी आपको एडिशनल फंडिंग मिलेगा, किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करोगे, जितना भी आपको बैंकों ने फाइनेंस किया है, एडिशनल फाइनेंस किया है, उसी सिंसियरिटी के साथ आप अगर इसको वापस रिपेमेंट कर दोगे, आपके कैश फ्लोज अगर इंप्रूव हो गए, तो ये जरूरी नहीं कि आपको 2 साल का मोरेटोरियम दिया है, इसका मतलब 2 साल आप कुछ पेमेंट नहीं करोगे। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कैश फ्लो है तो आप उसमें से आपके रिजर्व्स क्रिएट कर दीजिए रिपेमेंट के लिए, फ्यूचरिस्टिक रिपेमेंट के लिए, और जितना हो सके उतने जल्द ये डेट ट्रैप से आप बाहर निकलिए। कोई भी आदमी जब डेट लेता है तो वो ट्रैप में आ जाता है, और ये डेट जो आप ले रहे हैं वो आपका एक संजीवनी करके आ रहा है, तो उसका उतना ही रिस्पेक्ट कर दीजिए कि जिस प्रकार से आपको संजीवनी से अगर दूसरा जीवन मिल रहा है, तो ये जो आपको इस कठिन परिस्थिति में जितने भी हेल्प किसी भी माध्यम से आ रही हो, किसी भी सोर्स से आ रही हो, उस हेल्प को आप कभी नहीं भूलेंगे और उन लोगों को कभी भी तकलीफ में नहीं डालेंगे, इंक्लूडिंग माय फेलो बैंकर्स, कि आप बैंकों को, आपकी वजह से बैंक स्ट्रेंथन हो सकती है, और बैंक अगर स्ट्रांग हो गई तो वो आपको भी काफी सारा स्ट्रेंथ दे सकती है। दोस्तों, मैं इतने से बात के बाद यहीं पे रुकूंगा। मुझे मालूम है कि अब तक आपने बहुत पेशेंटली ये सुन लिया है मेरा ये सारा जो कहना था, और इसके बाद हम जब वापस हम जीवन चालू करेंगे तो मैंने जो कुछ चीजें गौर की है, आपको अगर उसमें से कुछ आकलन हुआ हो, उसमें से अगर कुछ अच्छा लगे तो जरूर उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। और जयेश भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर कोई सवाल हो इसके बावजूद तो आप जरूर पूछिए, आपके मेंबर्स को पूछने दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जितनी भी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू खरत साहब, आपने जो ब्रीफ बात बताई प्रिवेलिंग सिचुएशन के लिए, उसके बाद क्या पोजीशन होगी, और बैंक फाइनेंस के जो रिस्ट्रक्चर की बात आपने की, एनपीओ को एनपीओ अकाउंट होने के लिए रुकेगी वो, बैंक का सपोर्ट लेना जरूरी है। तो इस सारे में एक बात जाननी है कि आपने जो बताया उसका प्रोसीडिंग कैसा किया जाए। देखो, बैकग्राउंड वर्क तो काफी सारा हो चुका है बैंकों की तरफ से। आप किसी बैंकों को मिलने से पहले, मुझे मालूम है 4 से 5 बैंकों ने ये कोविड-19 चैलेंजेस के लिए एक अलग सा क्रेडिट फैसिलिटी आपको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। मेरी जो इंडियन बैंक थी, मुझे खुशी हो रही है कि इंडियन बैंक ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि आपको अगर कोई इमरजेंसी फंडिंग चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। नंबर 1, तो जो आपकी बैंकर्स हैं उनके पास आपको जाके कलेक्टिवली आप रख सकते हैं, या कलेक्टिवली पहले आप आपके इंडस्ट्री लेवल पे एक पहला होमवर्क कर दीजिए। आपकी जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप बैठ के, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं इंडस्ट्री में, और कुछ प्रॉब्लम्स यूनिट स्पेसिफिक होते हैं। तो यूनिट स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो यूनिट होल्डर जो है, या यूनिट का जो जो मालिक है, वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको इंडस्ट्री लेवल पे बैंकों को एज वेल एज रिजर्व बैंक को और गवर्नमेंट को भी सबमिट करने पड़ेंगे। और उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेस आप देखिए, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, और आप ऐसी चीजें डालो कि जो वो कन्विंस हो जाए कि हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, आपकी अकेले की इंडस्ट्री, आपका अकेले का यूनिट आज प्रॉब्लम में नहीं है, आज पूरी इकोनॉमी प्रॉब्लम में है। और इकोनॉमी प्रॉब्लम में होने की वजह से सरकार भी आपकी उतनी हेल्प करेगी, और रेगुलेटर्स भी आपकी उतनी हेल्प करेंगे, बैंक भी उतनी हेल्प करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा था, एक बैकग्राउंड वर्क हो चुका है, आपके प्रेजेंटेशन, अच्छे प्रेजेंटेशन की, कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन की जरूरत है। सर, अप्रिशिएट योर आंसर। अभी जो है लगभग 2 महीने का लॉकडाउन आएगा, और जैसे आपने बताया 3-4 महीने स्लो डाउन रहेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो रहेगी, प्लांट का कॉस्ट रहेगा, डेबिटर और क्रेडिटर का नजर में रखते हुए आपके हिसाब से कौन सा बैंकिंग प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा से ज्यादा सुटेबल रहेगा कंपनी का फाइनेंस कंट्रोल करने के लिए? पहले तो हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल में आपको प्री सेल और पोस्ट सेल,
ये फैसिलिटीज जैसे बैंक कैलकुलेट करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्री सेल फैसिलिटीज क्या क्या चाहिए और पोस्ट सेल फैसिलिटीज क्या क्या चाहिए। जब आप बैंक के पास जाएंगे तो एक जरूर दिक्कत आएगी आपको, जो इंक्रीमेंटल फाइनेंस आएगा उसके लिए जो सिक्योरिटी, शायद क्योंकि हमारे बैंक्स जो है आजकल बिना सिक्योरिटी का फंडिंग करना थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो हम अगर ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करें कि जो सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर के हैं, प्री सेल में भी और पोस्ट सेल में। प्री सेल में आप अगर नॉन फंडेड फैसिलिटी पे जाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट पे जाते हैं या स्टैंड बाई एलसीज पे जाते हैं, जिसमें आपका फंडिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और पोस्ट सेल में आप अगर बिल डिस्काउंटिंग वगैरह की, जैसे या आपके एक्सपोर्ट्स है, फॉरेन एक्सपोर्ट, जो फॉरेन एक्सपोर्ट जो करते हैं उसके फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग की अगर या बिल निगोशिएशन की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इस कंपोनेंट के लिए मेरे को लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत है। सबसे बड़ी दिक्कत इंडस्ट्री की क्या होती है कि वर्किंग कैपिटल से हम इस एक्सपेंडिचर को पैसा डाइवर्ट करते हैं और फिर वर्किंग कैपिटल के ऊपर प्रेशर आ जाता है। लिक्विडिटी जब प्रेशर आ जाएगी तो स्ट्रेस में चला जाता है अकाउंट। तो आपकी लिक्विडिटी जो है वो वर्किंग कैपिटल बरकरार रखता है, इसलिए आपके जो बाकी फिक्स एक्सपेंडिचर्स हैं आप उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए एक्सपेंडिचर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसको आप बैंक से लॉन्ग टर्म फंडिंग लीजिए, 2 साल या 3 साल में जो आप रिपेमेंट करेंगे, ना कि आप वर्किंग कैपिटल वहां डाइवर्ट करें उसके लिए। शायद कुछ आइटम्स वर्किंग कैपिटल के भी होंगे, लेकिन अब रीवर्किंग करने की जरूरत है कि ये वर्किंग कैपिटल के आइटम्स हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। उस प्रकार से उसको फंडिंग करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से कम 3 साल का फंडिंग पीरियड आप जब ले लेंगे, मोरेटोरियम के बाद आपके पास जब कैश फ्लो आ जाएगा उसके बाद उसको आप रीपेमेंट कर सकते हैं। टर्म लोन का टेन्योर जो एक्सटेंड करने के लिए राइट हाँ अप्रोच क्या होगा, क्योंकि 1 साल तक तो प्लांट का यूटिलाइजेशन बहुत कम होगा, हाँ तो उसके लिए कैसे बैंक को अप्रोच करना है कि लॉन्ग टर्म का लोन का टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए। नहीं, इसीलिए मैंने ये बोला था कि आपका जब टर्म लोन सैंक्शन होगा तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हमें मोरेटोरियम की जरूरत है। मोरेटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है कि जिसमें आपका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता है, उतना आपको हॉलिडे दिया जाता है रीपेमेंट के लिए। तो वो आप मोरेटोरियम बिल्कुल जरूरत है आज के दिन में मोरेटोरियम की। अगर मोरेटोरियम नहीं है तो वापस हम वो डेट ट्रैप में आ जाएंगे, ये आपका लोन कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा और अनसस्टेनेबल डेट पोर्शन जब बढ़ेगा तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए उसको सस्टेनेबल करने के लिए मोरेटोरियम और लॉन्ग टर्म रीफेजमेंट बहुत जरूरी है। ये आपको आपके बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस थे आदित्य बिहानी के। अभी संजीव बाराट का क्वेश्चन है कि आरबीआई से बैंक को सीआरआर घटाने के कारण काफी फंड्स मिले हैं, क्या नए लोन्स इमीडिएटली एप्लीकेशन डिस्बर्समेंट होगा और उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रोसीडिंग वापस हो करनी पड़ेगी कि ऑन द हमारे मेरिट पे हो जाएगा? अभी तो हर एक आदमी जो भी नीडी है वो उसका मेरिट है। अच्छा, आप लोगों ने हर एक बैंक के साथ जो आपके अकाउंट चलाए हैं वो 10 साल, 20 साल, 30 साल चलाए होंगे, तो आपका एक रिकॉर्ड उनकी बैंक के पास है ही। तो वो रिकॉर्ड से भी आपका एक मेरिट जो है उसकी असेसमेंट हो जाती है। लेकिन बैंक के पास आज लिक्विडिटी एम्पल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी एम्पल लिक्विडिटी उनको सपोर्ट दे दिया है। गवर्नमेंट के भी निर्देश ये है कि जल्द से जल्द इनको सपोर्ट कर दे ये सारे इंडस्ट्रीज को। और लिक्विडिटी जो कि बैंक के पास है, और आपको जब इंक्रीमेंटल लोन दे देंगे, आप बैंक की फाइनेंशियल की तरफ से देखिए, जब आपको बैंक इंक्रीमेंटल लोन दे देगा वो लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में होगा। जब भी सारे इंडस्ट्रीज को, सारे बोरोवर्स को जब लोन दिया जाएगा तो उतने स्टैंडर्ड एसेट्स बैंक के बढ़ने वाले हैं। और मोरेटोरियम अगर होगा 2 साल का तो अगले 2 साल या 3 साल तक ये कोई भी अकाउंट स्लिप होने के चांसेस बहुत कम है। तो स्लिपेजेस जो होते हैं एनपीए में नेक्स्ट 3 साल के लिए, बैंक के स्लिपेजेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे और स्टैंडर्ड एसेट्स बैंक के कंपोजिशन में बढ़ने के कारण वो बैंक का एनपीए रेशियो जो होता है वो भी कम दिखाई देगा, बैंक की भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी।
आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप रिपोर्ट अगर देखोगे आप, तो ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन रुपीज, 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिवर्स रेपो में रखा है। आज रिवर्स रेपो में इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.75% बैंक को इंटरेस्ट कर दिया है। तो 3.75% में बैंक का इंटरेस्ट बैंक कमाएगी। इससे अच्छा आपको अगर लेंडिंग देगी, वो 9% में भी देगी, 10% में भी देगी, तो भी बैंक को कम से कम 5 या 6% का ये बेनिफिट होगा। तो इसलिए बैंक को भी, और इसलिए सरकार और गवर्नमेंट ये चाहती है कि बैंकों ने अपना लेंडिंग बढ़ाए। अगर लेंडिंग अगर बैंक बढ़ाती है तो उनके भी अर्निंग कैपेसिटीज बढ़ जाएगी, उनकी अर्निंग लेवल्स बढ़ जाएगी, उनका एनपीएस कम हो जाएगा और बैंकों में भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन आपको उनके साथ बैठ के ये सारी चीजें बात करनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन है मुंबई यार्न मार्केट से कि जो जेन्युइन कस्टमर है बैंक के, जिसके बैंक में बैलेंस है और उसकी ईएमआई है वो कट गई है, कुछ बैंक सपोर्ट नहीं करती है गवर्नमेंट का आदेश का, और ये रिफंड कैसे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये रिफंड जरूर मिलेगा, क्योंकि शुरू में क्या था, शुरू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब ये निर्देश दिए थे डिफरमेंट के, ईएमआई डिफरमेंट के, तब बैंकों को ऑप्शन दिया था कि भाई आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन देके उसको डिफर कर सकते हो। लेकिन जब ऐसी काफी सारे केसेस आ गए कि बैंक डिफरमेंट के लिए राजी नहीं थे या बैंक ऑटोमेटिक डिफरमेंट नहीं दे रही थी, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे हिसाब से, एज फार एज आई नो, इसको रिवाइज कर दिया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ये बोला है कि आप सारे लोगों को ये इसका डिफरमेंट दे दो, खाली जो आदमी इसमें से बाहर आना चाहता है, कि जो आदमी बोलता है कि मुझे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, उसमें ऑप्ट आउट मींस ये ऑप्शन से बाहर रहने के लिए उसके पास से रिक्वेस्ट ले लो कि मेरा डिफरमेंट मत करो। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरमेंट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी एंड ईच अकाउंट। तो बैंक विल हैव टू रीपे इफ यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू पे दैट। ये एम्पली क्लियर है। तो बैंक विल रिफंड द अमाउंट जो बैंकों ने ले लिया है, वो उसका मतलब हो। यस, करनी चाहिए बैंक। इन केस सीसी लिमिट एंड हाउसिंग लोन, बैंक हर 6 मंथ और एक ईयर के में इंटरेस्ट रेट रिवाइज करती है, उसका जैसा लोन एग्रीमेंट है उसके लिए। ऐसा कोई भी तरीका है जिसे हम बैंक को फोर्स कर सके कि इंटरेस्ट रेट कम करे, रिडक्शन कम करे इस कटिंग सिचुएशन में? हमारे बॉम्बे से मनोज भाई पोपट का एक क्वेश्चन। नहीं, अच्छा सवाल है। देखो, सारे लोग हमेशा इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, और आप अगर देखो कि पिछले कई दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं, वो सारे स्टेप्स इंटरेस्ट रिडक्शन के लिए ले लिए हैं। लेकिन होता यह है कि बैंकों के पास जो सोर्सेस होते हैं, उनका सोर्स क्या है? पब्लिक डिपॉजिट। और पब्लिक डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर बैंकों के जो रेट्स होते हैं वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लॉक होते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। वो जब रीप्राइसिंग के लिए आते हैं तब उसके ऊपर बैंक डिपॉजिट रेट जो है वो कम होता है। तो इसलिए हमेशा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट कम कर देता है तो उसका रिडक्शन होने के लिए ट्रांसमिशन टाइम थोड़ा सा लैग होता है। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद वो ट्रांसमिशन टाइम हो जाता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आज जैसे रेपो रेट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4% कर दिया है, जो ऑलमोस्ट 6-7% था वो 3% से घटा दिया है। तो ये 3% का जो रिडक्शन है वो थोड़े ही क्वार्टर्स के बाद आपको दिखाई देगा, आपके अकाउंट में भी उसको आ जाएगा। काफी सारे अकाउंट्स आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपेल किया है बैंकों को कि भाई फ्लोटिंग रेट पे करे, और खाली फ्लोटिंग रेट पे ना करे, बट उसका बेंचमार्किंग जो है वो बेंचमार्किंग एक्सटर्नल बेंचमार्किंग होगा, जैसे रेपो रेट होगा। अगर रेपो रेट घटा दिया तो बेंचमार्किंग के हिसाब से वो ऑटोमेटिक गिर जाता है। और काफी सारे बैंकों ने अब ये एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ क्रेडिट फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी फ्रिक्वेंटली कम होते हुए दिखाई देंगे। और एक सुझाव है हमारे बॉम्बे से वेद प्रकाश जी का
कि बैंक में मिनिमम 20% ज्यादा फंड 6 मंथ के लिए देना चाहिए, जो जिसकी ओडी लिमिट और सीसी लिमिट परफेक्ट है, और उसको एक्सटेंशन ज्यादा देना चाहिए 25% विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी ऑन हिज मेरिट, ऑन हिज मेरिट सिस्टम। ये बिल्कुल मेरिटोरियस, बिल्कुल जायज डिमांड है आपकी ये, या रिक्वायरमेंट है मैं ये बोलूंगा। इसके लिए आप इंडस्ट्री लेवल पे आप जरूर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसमें दिक्कत और एक आती है प्रैक्टिकल लेवल पे कि आप लोगों के जिन जिन लोगों के अकाउंट कंसोर्टियम लेंडिंग में है, जिसमें 3 बैंकर हो, 4 बैंकर हो, 5 बैंकर हो, तो कंसोर्टियम लेंडिंग में डिसीजंस हमेशा थोड़े से लेट हो जाते हैं और आपको डिसीजंस तुरंत चाहिए। तो इसलिए आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो अकाउंट कंसोर्टियम में है उन अकाउंट का असेसमेंट कंसोर्टियम में अप्रूवल होने के लिए अगर टाइम लगने वाला है, तो इन द मीन टाइम जो कंसोर्टियम बैंक्स है, जो मेंबर बैंक्स हैं, उन्होंने अपने अपने लिमिट से 20 to 25% तुरंत सैंक्शन करना चाहिए। कहने का मतलब है सर, वो ज्यादा जो मिनिमम 25%, हाँ, उनकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उससे ज्यादा ओडी और सीसी विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। विदाउट कोलेटरल तो जैसे मैंने बोला कि आप मांग सकते हैं, लेकिन बैंकों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए अब ये टाइम जबकि हमारे सर्वाइवल का है, आदमी क्या बोलता है जब हम सर्वाइवल पे आ गए तो हर एक चीज आदमी अपने दांव पे लगा देता है कि चलो भाई, जैसे हमने देखा ये हमारे माइग्रेंट लेबरर्स भी तो इतना वायरस का डर होने के बावजूद भी वो घर से निकले पैदल चले गए क्योंकि उनको सर्वाइवल की फिक्र थी। इसी प्रकार से जो यूनिट होल्डर्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेस मन है, जो कोलेटरल दे सकता है वो दे दे और अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बैंकर का है उसको बढ़ा दे। दूसरा, आपका वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा, वर्किंग कैपिटल के लिए आपके करंट एसेट्स जो है उसमें भी इंक्रीमेंट होने वाला है, तो वो आपको बैंक को ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीसरा, जैसे मैंने बोला कि आप अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर के प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो शायद कोलेटरल की जरूरत भी ना पड़े। और इसके बावजूद अगर इंडस्ट्री लेवल पे आपको अगर लगता है कि बैंक कोलेटरल देने के लिए अगर कोलेटरल ना लेने के लिए ज्यादा सहयोग नहीं दे पा रही है, तो आप ये सीजीटी एमएससी का जो स्कीम है इसको एमएसएमई से थोड़ा सा बाहर आके या इसके सिमिलर लेवल पे अगर सरकार से हम डिमांड करते हैं कि कोई ऐसा स्कीम लेके आए कि जो बैंकों को वो गारंटी दे दे, रिक्वायर्ड एडिशनल कोलेटरल जितनी रिक्वायरमेंट है टू दैट एक्सटेंट, और उसकी जो फी होगी वो गारंटी की, जैसे सीजीटी एसएमई की जो फी बारोर्स पे करते हैं आप लोग पे कीजिए। आज जैसे मैंने बोला है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, ये हम काउंट नहीं कर सकते कि मैं कितना इसमें से बचा हूं या कितना मैं इसमें से कमाऊं। पहला सर्वाइवल, बाद में स्ट्रेंथनिंग। फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट मनीष जी ने मुझे लिख के बताया, आई एम अ पार्ट ऑफ फार्म फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र एसोसिएशन का, तो उनका सुझाव था कि 25 से 50 लाख तक विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी ट्रेडरों को लोन दिया जाए। तो उसके लिए एक सुझाव है, तो उसको हमें प्रोसीड कैसे करना है व्यापारी आलम को? मैंने जैसे बोला, जैसे सीजीटी एमएससी जो स्कीम होती है बैंक की, हाँ जी, वो 2 करोड़ रुपए तक कोलेटरल फ्री लोन का बात करते हैं। अब इशू ये आएगा कि आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल लोन जो है वो आपको कोलेटरल फ्री अगर करना है तो इस प्रकार की अगर कोई क्रेडिट गारंटी स्कीम अगर फिट हो सकती है या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो आपको आपके इंडस्ट्री लेवल पे उसको रिप्रेजेंटेशन जरूर देना पड़ेगा। थैंक यू। वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो तो 7% रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे किया जाए, ऐसा सुझाव दे रहे हैं। नहीं, वर्किंग कैपिटल देखो ऐसा है कि ये हमेशा फ्लोटिंग रेट पे ही होता है, तो वर्किंग कैपिटल अगर फ्लोटिंग रेट पे अगर देना है तो सवाल खाली इतना ही है कि फ्लोटिंग रेट मींस कौन सा। आज बैंक अपना जो प्राइम लेंडिंग रेट होता है उसके ऊपर बेस करती है। अगर इसको एक्सटर्नल बेंचमार्क से अगर लिंक करना है तो सबकी जो सिस्टम्स है वो चेंज करनी पड़ेगी। और वैसे अगर जरूरत पड़ी और रिजर्व बैंक को लगा कि
ये बहुत रिक्वायर्ड है आज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शायद जैसे आज रिटेल लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क किया है, शायद बिजनेस लोन के वर्किंग कैपिटल है उसको भी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमको लोन देने वाले हैं उनकी भी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखनी पड़ेगी। आज अगर बैंकों का आप अगर अर्निंग सोर्सेस आप देखोगे, हम जब देखते थे कि हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जब 3% से ऊपर था, जब भी था 3%, 3.5%, 4%, तभी बैंकों की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन काफी हेल्दी हुआ करती थी। आजकल जब हम 1%, 1.5%, 2% जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं, तो बैंकों का फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम वीक हो गया है। तो हमको बैंकों को भी स्ट्रांग अगर रखना है और हमारा भी बिजनेस चलाना है, तो हमको दोनों तरफ से देखना चाहिए। आप अगर बोलोगे 7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो फिर डिपॉजिटर्स जो है उन डिपॉजिटर्स ने भी बिल्कुल 2%, 3% पे डिपॉजिट रखने के लिए अपनी तैयारी दिखानी चाहिए। जैसे सेविंग के रेट आजकल बहुत घट गए हैं, ऑलमोस्ट 3.5% हो गए। फिक्स डिपॉजिट के रेट्स भी जो है वो भी आजकल 5.5-6% आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये और भी जब नीचे घटेंगे, बैंकिंग की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है दैट इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 2 to 3%, बराबर है। और वो रिकवर करके बैंक को अगर कुछ प्रॉफिट करना है अपने कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए, तो मेरे ख्याल से कम 5% का जब स्प्रेड होगा, तो डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जब बैंक का 3% होगा ओवरऑल कॉस्ट, तब डेफिनेटली आपको 7.5 या 8% से कोई भी लोन भारत में मिल सकता है। इसका मतलब है कि जो डिपॉजिट हम लोग रखते हैं उसका इंटरेस्ट कम होगा, तो हाँ, हमारा व्यापारियों का जिसने टर्म लोन लिया है कि जो भी लोन ली है उसका इंटरेस्ट कम हो सकता है। बिल्कुल। कि आपने जैसा समझाया कि 2.5% और 2 to 3% सर्वाइवल ऑफ द बैंक इज नेसेसरी, वो मद्देनजर रखते हुए ये मोराटोरियम का जो एक्सटेंड करना है पीरियड टर्म लोन और सीसी लोन का 31 दिसंबर तक का करे विदाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड ओनली चार्ज सिंपल इंटरेस्ट, ये और एक सुझाव था, उसके बारे में आप गाइड करिए। नहीं, अभी ऐसा है कि आप किस प्रकार से कन्विंस कर सकते हैं बैंकों को, इट विल डिपेंड ऑन दैट। मैं जरूर आपको आपके साथ सहमत होऊंगा कि आपको अगर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लगा दे टर्म लोन के ऊपर, तो शायद आपका बोझ कम हो जाएगा, ठीक है। बट आप अगर रेगुलर पेमेंट भी करते हैं, रीपेमेंट भी करते हैं, तो भी इतना कंपाउंडिंग इम्पैक्ट उसका नहीं आता है। कंपाउंडिंग इम्पैक्ट तो तब आ जाता है जब आप रीपेमेंट डिले कर देते हैं, बराबर ना। तो ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे, ये इसमें हम ये सारे इकोसिस्टम जो हमारी है, जैसे आप आपके सप्लायर्स है, सप्लाई चेन है, आपको उसको भी जिंदा रखना है, आपको उसको भी थोड़े से मार्जिन्स रखने हैं। आपके बायर जो है, उस बायर्स ने आपको जिंदा रखना है, उसको आपको मार्जिन्स रखनी है। उसी प्रकार से आपके बैंकर्स को भी आपने जिंदा रखना है। तो ये मिलजुल के जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन करनी है, ना कि मेरा खाली बेनिफिट हो, आगे वाला मर गया तो चले गया। ये ज्यादा दिन तक सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं होगी। सस्टेनेबल पॉलिसी ये होगी कि मिलजुल के हम इसमें से बाहर आ जाए। आपकी बात सही है कि होल्डिंग एंड्स करके, लेकिन पेरेंट बॉडी अगर बैंक की है तो सर्वाइवल हमारे व्यापारी को के लिए, तो बैंक को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि 1 साल के लिए वो इंटरेस्ट वेव करे। हो सकता है, आप रिक्वेस्ट करके देख लीजिए, शायद आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं सीडीआर जो कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, मैं सीडीआर एजी का मैं चेयरमैन हुआ करता था, उसमें एक प्रोविजन होती है जिसको ये बोलते हैं कि राइट ऑफ रिकॉम्पेंस, आरओआर। आप अगर राइट ऑफ रिकॉम्पेंस अगर आपके फैसिलिटी में इनबिल्ट कर सकते हो कि भाई 1 साल तक आप इंटरेस्ट हमें मत लगाओ, लेकिन हमारा प्रॉफिट अगर 5% से ज्यादा हो गया तो आप हमको इंटरेस्ट लगाना चालू कर दो। तो कुछ ना कुछ आपको अगर कैविएट्स बिल्ड करने पड़े तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब आप कैविएट बिल्ड करते हैं, जैसे मैंने बोला कि अब जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी और सिंसियरिटी के साथ हमको बिजनेस करना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके सर्वाइव हो सकते हैं। तो ये आरओआर का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप ट्रांसपेरेंसी से अपना बिजनेस करेंगे
और आपने अगर कुछ कमाया तो वो आप बैंक को रिकॉम्पेंसेट कर सकते हैं। आपने बताया सारी चीज, रिस्क का स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, क्या करना है, बैंक से नेगोशिएशन कैसा करना है। आपकी हेल्प चाहिए तो हम डेफिनेटली लेंगे। कुछ सवाल हमारे भिवंडी व्यूअरों से आया हुआ है, तो आई विल गिव इट टू निशित पाठक, या आप उनको क्वेश्चन के प्लीज आंसर करिए। काफी सारे क्वेश्चन जो दिए भिवंडी के व्यापारियों ने, उसमें से आपने जवाब तो काफी के दिए हुए हैं। एक चीज था कि कुछ बैंक्स MCLR रेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और उनको बेनिफिट ऑफ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू डिक्रीज ऑफ रेपो रेट पास ऑन नहीं किया जा रहा है। हाँ, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि बैंक को रेपो रेट तो तभी पास ऑन हो जाएगा जब भी बैंक की जो अर्निंग्स है, बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है वो भी कम हो जाएगा साथ ही साथ। ये दोनों जब जो गणित जो है वो दोनों का बैठना पड़ेगा, इसलिए हमेशा आपको ये थोड़ा सा लैग दिखेगा, पास ऑन नहीं करता ऐसा नहीं होगा। आप अगर पुराने जमाने में देखो जयेश भाई, आपने देखा होगा कि बैंक कम से कम 16% 18% इंटरेस्ट लगाती थी। आज के जमाने में वो दिखता ही नहीं है। आप पुराने आपके खाता बुक निकाल के देखो, आपको 16%, 18%, 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था बैंकों में। आज वो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, आपके परफॉर्मेंस अच्छे है, तो सिंगल डिजिट में आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जी, उसके अलावा एक चीज और पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हिसाब से जो सपोर्ट हो जाए एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल स्केल बिजनेसेस को, वो कितना होना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ जी। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो पैसा देने वाला है वो कोट करता है। अब वो कोट कैसे करेंगे कि भाई एक तो उनका कितना कॉस्ट है, सिंपल उनका भी बिजनेस है, आपका जैसा बिजनेस है कि भाई आप कितने में माल बेचोगे, तो उतने में माल बेचोगे जब आपका पूरा आपका खर्चा निकलने के बाद आपका थोड़ा सा प्रॉफिट आपको रहे, उसके बाद आपकी प्राइस फिक्स करेंगे। उसी प्रकार से बैंक भी जब इंटरेस्ट फिक्स करता है तो आपका अपना सारा खर्चा देखने के बाद उसमें कुछ रिस्क प्रीमियम भी ऐड कर देगा कि भाई अगर रिस्क अगर इस बिजनेस के साथ कितना है, वो रिस्क प्रीमियम अगेन आपके क्रेडिट रेटिंग वगैरह के हिसाब से निकाल के वो आपको लोड करेगा। अगले समय में, अगले 1 साल में मैं ये सोचता हूँ कि बैंक का अगर जो कॉस्ट है वो अगर 5% 6% हो गया तो जरूर आपको 7% 8% 9% तक ये लोन मिल जाएंगे। लेकिन इसके बीच जो कमर्शियल पेपर्स हो, एनसीडीज हो, उसके ऊपर भी काफी सारे कारपोरेट जो एलिजिबल है, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो, जो लोग एलिजिबल है अपनी कॉस्ट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से कम कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। थैंक यू। एक और चीज है कि फ्यू पीपल का कंसर्न है कि क्रेडिटर्स और काफी सारे दूसरे मोड्स में भी, हमारे चैट में और क्वेश्चन आंसर में भी ये सिमिलर लाइन पे क्वेश्चंस आए हैं कि क्रेडिटर्स आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज इन पी, तो उसमें क्या करना है, लीगल स्टेप्स क्या? नहीं, आप ट्रेड क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आपका आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी हाँ, ओके, ठीक है, दोबारा पूछते हैं। हाँ जी। ठीक है। जो क्रेडिट अलग अलग मोड्स पे सिमिलर क्वेश्चन आया है कि क्रेडिटर्स आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज इन, वो सुनाई दिया मुझे, वो सुनाई दिया, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर ट्रेड क्रेडिटर्स की बात है तो देखो ऐसा है कि आज के दिन में ट्रेड क्रेडिटर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई उसकी जो सप्लाई चेन है, आप उसके बायर्स हो तो आपके बायर्स को भी जिंदा रखना है। तो अनड्यू प्रेशर डाल के किसी का फायदा नहीं होने वाला है। ये समय जो है वो एक दूसरे के साथ हैंड होल्डिंग करने का ही समय है। सही बात। और ये क्रेडिटर्स को आपको समझाना पड़ेगा। कोई भी अगर उसको अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा तो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होगी, लॉन्ग टर्म में वो चलेगी नहीं। और यही सेम सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन था कि प्राइवेट बैंक्स रेजिस्ट कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं आरबीआई के लाइन।
तो उस गाइडलाइंस, तो उसको कैसे सॉल्व करने कुछ स्टेप्स ले सकते हैं एज अ कस्टमर जो हम यहाँ पे? नहीं, केस टू केस बेसिस को आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदर्शन में लाना पड़ेगा, कोई प्राइवेट बैंक अगर उनके निर्देशन का पालन नहीं कर रही है तो, क्योंकि रेगुलेटर तो सबका रेगुलेटर होता है और आपको ये फ्लैग करना पड़ेगा ये इशू। इंडस्ट्री लेवल से करेंगे तो बहुत तुरंत उसके ऊपर असर हो जाएगा। जी, उसके अलावा एक सुपरटेक्स इंडस्ट्री से क्वेश्चन है। वो स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, उनका बैंक जो रिफ्यूज कर रहा है एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट रिलीज करने की, तो वो टर्की एक्सपोर्ट करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, वो बोल रहे हैं कि टर्की रिस्क कैटेगरी बहुत हाई है, तो उसको कैसे कैसे कन्विंस करे कि वो रिलीज करे फंड्स? वो बैंक्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? नहीं, टर्की आज के दिन में आप अगर देखोगे तो रिस्क जो है वो सारी कंट्रीज की बढ़ गई है। इटली की बढ़ गई है, फ्रांस की बढ़ गई है, जर्मनी की बढ़ गई है, यूएसए की बढ़ गई है। कौन से कंट्री की रिस्क आज के दिन में कम है, बराबर ना? तो ये जो उनका जो शायद मानना था बैंक का, वो शायद ये कोरोना वायरस के पहले वाला पोजीशन होगा। कोरोना वायरस के बाद जबकि ये सारा रीसेट हो रहा है, तो हमारा थिंकिंग, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना थिंकिंग भी रीसेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपोर्ट्स जो है उसके ऊपर काफी सारा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, और इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है आज के दिन में गवर्नमेंट को उतना ज्यादा फायदा होगा, और इसी हिसाब से गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज उसके तरफ से फोकस कर रही है। आप गवर्नमेंट के भी नॉलेज में अगर ये लाते हैं कि भाई एक्सपोर्ट फाइनेंस को कोई फाइनेंस नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तुरंत एक्शन हो जाएगी। ये आपने बड़ा कहा कि एक्सपोर्ट के हिसाब से वी शुड फोकस। काफी और क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। एक जिसमें आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि टेन्योर क्या होना चाहिए, और किसी का जिसके पास डेट ऑलरेडी नहीं है, आपने कहा कि टेन्योर शुड बी व्हाट वर्किंग कैपिटल, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका एवरेज ले तो लगभग जो 2 साल का वो लेकर लॉन्ग टर्म 2 इयर्स का टेन्योर लेकर लोन ले। एक मैंने मेरे हिसाब से मेरे मन की बात बताई है। अब आप उसको, अगर आपको लगता है कि हाँ इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्विंसिंग केस बना के बैंक के देने के लिए, आप बना सकते हैं। शायद बैंक आपके साथ और कोई उसके ऊपर बैंक की तरफ से कोई मुद्दे सामने डाल देगा, बट बीच का रास्ता आपको और बैंकर को मिलके ही निकालना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की बात हुई, एक इंपोर्टर के हिसाब से भी उन्होंने पूछा व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर इंपोर्टर्स टू गेट फाइनेंस फ्रॉम बैंक? कोई स्पेसिफिक चेंजेस रहेगा कि जैसा नॉर्मल प्रोसीजर था वही कंटिन्यू करना है? देखो, प्रोसीजर तो वही रहेगा, प्रोसीजर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। खाली इंपोर्ट्स जो है, जिस प्रकार से रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ है, इंपोर्ट्स थोड़े से कॉस्टली हो जाएंगे और उस हिसाब से उसकी फैसिलिटीज भी जो है वो एक्सटेंडेड करनी पड़ेगी। जी, एक क्वेश्चन रियल एस्टेट का एज अ कोलैटरल के हिसाब से भी आया था कि वुड बैंक्स एक्सेप्ट रियल एस्टेट एज कोलैटरल? रियल एस्टेट कोलैटरल तो हमेशा ही लेती है बैंक। मैं कहा कि यस, वो तो कोलैटरल में मेन है। हाँ, तो दूसरा कोलैटरल क्या है? ये आपको आ रहा है पिकअप टाइम। अच्छा, एक मिनट। हाँ, फॉरेन बैंक्स को भी सपोर्ट, फॉरेन बैंक से भी सपोर्ट आएगा जैसा पीएसयू बैंक से आ रहा है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, कि दिस इज फर्स्टली जो होगा वो सपोर्ट पीएसयू बैंक से ही रहेगा? देखिए, मैंने मेरे बैंकिंग करियर में ये देखा है कि हम अगर सपोर्ट की अगर हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे तो मैक्सिमम सपोर्ट जो है वो पीएसयू बैंक से आता है, उसके बाद प्राइवेट बैंक से आता है और उसके बाद फॉरेन बैंक से आता है। हम जब बैंक में थे हमेशा हम यही बोलते थे कि प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक आर गुड वेदर फ्रेंड्स। आपके अच्छे समय के वो फ्रेंड्स हैं, आपका समय थोड़ा भी खराब हो जाएगा, ये लोग अपनी आपके पैर तले की चादर खींच लेते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस हुआ करता था उन दिनों का। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट टफ सब्सिडी, तो कि
उनका एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज गवर्नमेंट इंसिस्टिंग ऑन बैंक गारंटी फॉर टफ सब्सिडी? गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग बैंक गारंटी। हाँ जी। ये देखो स्कीम का एक स्ट्रक्चरिंग है उस प्रकार से, वो इसलिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली सब्सिडी तो आपके अकाउंट में जब आएगी, वो सब्सिडी बैक एंडेड होगी या फ्रंट एंडेड होगी, तो उसका परफॉर्मेंस बेस्ड सब्सिडी है वो। अगर परफॉर्मेंस सब्सिडी है तो उसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? बैंक ही देगा ना। तो इसीलिए शायद वो जो गारंटी की जब बात आती है कि भाई एक बैंक एटलीस्ट उसके ऊपर एक कंट्रोल रखेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। जी, एक है कि बैंक कैन रिस्टोर, क्या बैंक कैन बैंक्स रिस्टोर द टर्म लोन ऑलरेडी पेड बिफोर? कोई भी सब। हाँ, जो डेफरमेंट की जो आरबीआई की गाइडलाइन आई है, उस डेफरमेंट के हिसाब से मैंने पहले भी बोल दिया कि बैंक को रिस्टोर करना पड़ेगा। And when additional working capital will be provided, how will they consider drawing power? ड्राइंग पावर के लिए जैसे मैंने बोला कि जो वर्किंग कैपिटल आपका डिप्लीट हो गया है, उसका कुछ पोर्शन कार्व आउट करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। जैसे आपके रिसीवेबल में, आपके स्टॉक में अगर डिप्लीशन हुआ है, वैल्यू डिप्लीशन हुआ है, तो वो तो रिस्टोर नहीं हो सकता है। आपका जब वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट होगा, तो वो जो पोर्शन जो लॉस हुआ है उसको कार्व आउट करके आपको लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कार्व आउट करके बाहर निकलने के बाद वापस फ्रेश जब आपका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगा, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल विल कम एज अ रेगुलर वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन रेगुलर वर्किंग कैपिटल। अगला जो क्वेश्चन है वो आपने while you are talking आपने उसका आंसर तो दिया था, जो कैसे बॉटम लेवल से लोग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बैंक कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसका आपने जवाब दे दिया था। उसके बाद जो है कि व्हाट शुड बी आवर STAD today as foreign banks, as you said, is correct that they are good weather friends. How do we convince them? Basically जो foreign banks के customers हैं वो कैसे convince करें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि एक प्रोसेस है कि फर्स्ट एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड, वो PSU बैंक लेती है, फिर प्राइवेट, फिर फॉरेन। तो जो फॉरेन बैंक के कस्टमर है वो क्या कर सकते हैं आज की तारीख में? देखो, फॉरेन बैंक के कस्टमर जो होते हैं ना, वो सिलेक्ट क्लास होता है। कोई अरे गहरे को फॉरेन बैंक में एंट्री नहीं मिलती है, या तो मिली तो भी वो एग्जिट रूट दिखा देते हैं आपको। जो आपका एक क्लास अलग होगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग जब अच्छी होगी, आपका टर्नओवर जब अच्छा होगा, आपकी बिजनेस मॉडल जब अच्छा होगा, तो भी फॉरेन बैंक जो है आपके इसमें एंट्री लेगी, क्योंकि दे आर टेकिंग एंट्री एट लोएस्ट रिस्क लेवल, बराबर ना। तो आप में से हार्डली 5% लोग होंगे या उससे भी कम होंगे जो फॉरेन बैंक के साथ डीलिंग कर रहे हैं, और आपने चूंकि उनको चुना है, आपको मालूम भी है उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और उनको कैसा सेटिस्फाई करना है। दे विल हैव सो मेनी कोवेनेंट्स इन देयर सैंक्शन। हर एक आपके फाइनेंशियल रेशियो के ऊपर कोवेनेंट होगा उनका, ये रेशियो इतना चाहिए, वो रेशियो उतना चाहिए, वो रेशियो उतना चाहिए, इतने कंट्रोल्स होते हैं आपके कैश फ्लो के ऊपर। उसके बावजूद उनको अगर रिस्क दिखाई देती है, वो आपको एक पिंक स्लिप जैसे बोलते हैं हम वर्कर्स को, आपको एक लेटर भिजवा देगा कि भैया आपके अकाउंट से हम एग्जिट होना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि दे आर गुड वेदर फ्रेंड्स। तो उनसे आप ज्यादा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यू विल हैव टू सेटिस्फाई देम टू गेट देयर सपोर्ट। HDFC में आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन है कि HDFC के चेयरमैन का किसी ने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि $7 बिलियन इज इन हैंड एंड कैश रिजर्व रेशियो ऑफ 17%. So what do you think other than PSU HDFC can help? देखिए, HDFC का बिजनेस मॉडल काफी अलग था। उनका जो बिजनेस मॉडल था वो ज्यादातर रिटेल पे फोकसिंग किया था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में HDFC ने भी अपना जो फोकस है, रादर जो कॉर्पोरेट क्रेडिट्स है उसमें उन्होंने एक्सपोजर लेना चालू कर दिया था। तो आज अगर HDFC कॉर्पोरेट क्रेडिट को सपोर्ट कर रही है तो HDFC भी डेफिनेटली, लेकिन उनके जो अप्रूवल नॉर्म्स होंगे वो डेफिनेटली विल बी डिफरेंट फ्रॉम द PSU बैंक्स, और थोड़ा सा शायद स्ट्रिंजेंट होने के चांसेस है, क्योंकि आप अगर HDFC का फाइनेंशियल देखोगे तो उनका NPA रेशियो इज
लेस देन 1%। तो वो अगर एनपीए रेशियो लेस देन 1% रख रहे हैं तो उसके लिए वो क्या क्या क्राइटेरिया उनके अपने अप्रूवल सिस्टम में या फॉलोअप सिस्टम में इनबिल्ट होंगे, आप उसके ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं। बट डेफिनेटली HDFC is also good bank today. Rather, any bank is a good for you as long as you are able to convince your bank. जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, आपका पूरा एक्सपीरियंस का हमको फायदा मिला। और आपने बताया जो भी प्रोसीजिंग करने के लिए वी हैव टू गो पर्सनली टू द बैंक, बैंक के साथ नेगोशिएट करो। और उसके बाद जहां पर मेरे को आपकी जरूरत पड़ेगी सर, आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि हमें गाइडेंस कभी भी करिए, एसोसिएशन लेवल पे हमें मदद की जरूर रहेगी, तो मैं आपको दोबारा कभी तकलीफ दूंगा। जरूर जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड गाइडेंस, थैंक यू यू आर सर। ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।